स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। अब हिंदी का ये जो टॉपिक है वर्ण विचार, ये हम लगभग पिछली हर एक क्लास में पढ़ के आए हैं। 5th में 6th में हमने इसको स्टडी किया है, वर्ण विचार। अब वर्ण क्या होते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में वो जानेंगे हम। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि हिंदी जब हम लिखते हैं तो उसके लिखने के लिए हमको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है वर्णमाला की, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि क से लेकर जो ज्ञ तक रहता है हमारा ये क ख ग पूरा वो, और उसके साथ हमें ज़रूरत पड़ती है अ से लेके अंग तक जो हमारा अ आ इ ई है। तो ये जो सब हैं इनको हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको ध्यान देना होगा कि इसकी डेफिनेशन लिखते वक्त कैसे लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। आप जानते हैं कि अगर हमने यहाँ पर लिखा क म कम, अब मैंने यहाँ पर लिखा है कम। अब कम को अगर आप इसके टुकड़े करने चाहें, क को अलग कर दीजिए और म को अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर इसके 2 टुकड़े हुए। लेकिन आप इनके टुकड़े नहीं कर सकते, क को और म के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकें, यानी कि यहाँ पर क ख ग जो पूरा है उसको हम वर्ण कह सकते हैं। और इनका जो ग्रुप होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। माला मतलब जिसके अंदर मोती पिरोए जाते हैं। यानी कुल मिला के देखें तो हमारी एक माला है जिसके अंदर ये सब वर्ण है, ये क ख ग ग ये सब वर्ण है। ये सब वर्ण मिलकर इस माला को बनाते हैं, इसीलिए इस माला को वर्णमाला कहा गया है। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित एक सिस्टमेटिक वे में जब उसको रखा जाता है तो उसको हम वर्णमाला के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर वर्ण जो हैं उनके 2 भेद होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। जिसका इंग्लिश में अगर आप जानना चाहें तो स्वर जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं वोवल्स, और व्यंजन जिनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो आपको पता है वोवल्स तो होते हैं 5, ए ई आई ओ और यू, ये 5 हमारे वोवल्स रहते हैं। और बाकी जो रहते हैं इनके अलावा जो 21 रहते हैं, क्योंकि हमारे टोटल 26 होते हैं अल्फ़ाबेट्स ABC के अंदर, जिसमें 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो है वो स्वर होते हैं। वैसे ही हमारी हिंदी के अंदर वोवल्स को स्वर कहा जाता है और व्यंजन जो हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। अयोगवाह संयुक्त व्यंजन आगत ध्वनियों तथा ड़ ढ भी वर्णमाला में आते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारे जो व्यंजन वगैरह हैं जिनको हिंदी में अयोगवाह संयुक्त व्यंजन आगत ध्वनियाँ और ड़ ढ भी इस वर्णमाला में आते हैं। तो पहले हम स्वरों के बारे में जानें, स्वर कौन कौन से हैं। तो अ आ इ ई जितनी भी है ये सब स्वर में आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब जो हैं अ आ इ ई उ री ए ओ ओ, तो ये सब जो आपने देखे दिस ऑल आर द स्वर जिनको हम वोवल्स कहते हैं। तो ये सब वोवल्स हैं। और वोवल्स जो होते हैं स्वर, इनके 3 भेद होते हैं। 3 भेद जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब इन तीनों को अगर डिफाइन करने की बात करें, ह्रस्व स्वर यानी कि जिनको बोलने में शॉर्ट समय लगता है, काफ़ी जल्दी वो बोले जाते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में लंबा समय लगता है, और प्लुत स्वर जिनको बोलने में अधिक लंबा समय लगता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है, जैसे कि अ ई उ री, ये जो है ये चारों हम काफ़ी जल्दी अपने मुंह से प्रोनाउंस कर देते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे अ ई उ री, इससे डबल समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ए औ ओ एक्सेट्रा, ये सब जो है इसमें हमें ज़्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर की बात करें जहाँ बहुत समय लगता है। तो प्लुत स्वर जो होते हैं इनमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 टाइम्स समय लगता है। और इनका प्रयोग ज़्यादातर हम पुकारते समय करते हैं, जैसे कि ओम, सुनो। तो यहाँ पर लंबा हो जाता है हमारा समय, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर, क्योंकि इनको बोलते वक्त हमारा जो बोलने का जो समय है वो ह्रस्व स्वर से तिगुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अनुस्वार किन्हें कहा जाता है। अनुस्वार कहा जाता है उन स्वरों को जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, विद अवर नोज। जैसे कि आपको पता है न और म, ये दोनों, अगर इन दोनों
को आप बोलते वक्त अपना नाक बंद कर लेंगे तो ये दोनों आप नहीं बोल पाएंगे। अब बोल के देखिए एक बार, नाक बंद करके बोलोगे तो आपसे ये बोला नहीं जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, जब हम किसी वर्ड के अंदर, किसी शब्द के अंदर न या म का उपयोग करें, जैसे चंदा, पंख, शंख, पंखा एट्सेट्रा, तो वहाँ पर अगर हम नाक बंद करके बोलेंगे तो हमें न का साउंड नहीं आएगा। चंदा जो है वो चदा दिखेगा, पंख जो है पख दिखेगा, शंख जो है शक दिखेगा, क्योंकि हम नाक बंद करके। तो ये शब्द वो हैं ये जिनको हम नाक से, जिनका उच्चारण करते हैं, जिनको नाक से बोलते हैं, इसलिए हम इनको बिना नाक के नहीं बोल सकते। अगर आप नाक बंद कर लेंगे तो आपको ये बोलने में दिक्कत होगी। दूसरा है अनुनासिक। इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्र बिंदु आप जानते हैं, जैसे कि आप इस प्रकार का एक चिन्ह रहता है जो आप यहाँ नीचे भी देख रहे हैं, यहाँ पर एक इस तरीके से, और उसके ऊपर एक डॉट रहता है, इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। जबकि ये जो अनुस्वार है उसके लिए सिर्फ हम एक डॉट का उपयोग करते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके अंदर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु दिया हुआ है, तो इनका जो उच्चारण है वो चंद्र बिंदु लगाने के बाद नाक और मुंह दोनों से होता है। देखिए चांद, तो नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण किया जाता है। विसर्ग की बात करें, इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में किया जाता है, यानी कि संस्कृत शब्द जो होते हैं उसमें इनका उपयोग किया जाता है। विसर्ग का इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे कि आप संस्कृत अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपके स्कूल के अंदर संस्कृत लगाई हुई है, तो आप देखिए यहाँ जो ये शब्द लिखा है इसको हम अतः पढ़ेंगे, इसको पुनः पढ़ेंगे और इसको प्रातः पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो दो डॉट्स लगाए गए हैं जिसको हम विसर्ग कहते हैं, इसका मतलब होता है ह। तो जहाँ भी ये दो डॉट्स लगे हैं जिसको हम हिंदी में विसर्ग कहते हैं, वहाँ पर हम ह का साउंड जनरेट करते हैं। आगत ध्वनि कौन सी होती है? आगत ध्वनि आ, ज, फ है। इनको आगत ध्वनि कहा जाता है। आप देख सकते हैं इनको आगत क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ के नीचे भी डॉट है, ज के नीचे भी डॉट है, और आ के ऊपर एक अद्धक लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए आप इसको ज बोलेंगे, इसको फ बोलेंगे। बाल, जैसे कि हम बॉल नहीं लिखते हैं, हम बाल बोलते हैं इसको बाल। डॉक्टर होता तो इंग्लिश में तो डॉक्टर हम लिखते हैं DOCTOR, डॉक्टर, लेकिन हिंदी में जब हम उसको बोलते हैं तो डॉक्टर लिखते हैं डा। वैसे ही कॉपी इंग्लिश में हम लिखते हैं COPY, तो वैसे पढ़ने में भी हम देखें तो कॉपी होता है, लेकिन जब हिंदी में लिखते हैं तो कापी पढ़ते हैं इसको, कापी, तो ऐसे लिखा जाता है ये। इसी प्रकार जैसे कि जरा बूढ़ा, ज़रा थोड़ा, यहाँ पर देखिए ज के नीचे इसको ज़रा पढ़ेंगे, जरा नहीं पढ़ेंगे, ज़रा। ये जरा है, ये ज़रा है, ये फन है, सांप का सर, ये है फण। फण का मतलब होता है गुण। तो ये शब्द जो है इनके मतलब भी आगे में दिए गए हैं। अब स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, मात्राओं के विषय में आप अच्छे से जानते होंगे। अ के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है। आ जो है ये आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। ये री की मात्रा इस तरह से होती है। ये ए है छोटा, ये बड़ा ए, ये ओ और ये औ बड़ा। अब व्यंजन की बात करते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सिर्फ स्वरों के बारे में पढ़ा है। व्यंजन के बारे में देखेंगे। अब जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मतलब जिनका उच्चारण, जिनको हम बोलते हैं तो उस समय हम स्वरों का उपयोग करके उनका उच्चारण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क ख ग की बात की जाए तो ये सब जो है ये स्वर व्यंजन माला है पूरी। व्यंजन माला इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यंजनों का समूह है, व्यंजनों की माला है। आप देखिए यहाँ पर क ख ग घ ड़, ये जो है क वर्ग कहलाता है क्योंकि क से शुरू होता है, इसलिए इसको क वर्ग कहा जाता है। च से शुरू होता है च वर्ग, ये ट वाला ट वर्ग, त वाला त वर्ग, प वाला प वर्ग, और इस तरीके से य र ल जो है इसको अंतस्थ कहा जाता है। ये ऊष्म है और ये संयुक्त है। और ये जो पांच आप जो देखे हैं अड़, अण, अण, म, अर्ण एट्सेट्रा, इनको पंचम वर्ण कहते हैं। ठीक है, और अड़ और ढ को अन्य में लिया जाता है, अड़ और ढ को अन्य में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा 33 जो व्यंजन है वो हमारे सामने यहाँ पर हैं। इसमें ये देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब आ गए। आगत वर्ण में ज, फ और आ, तो ये सब जो है ये सब मिलकर हमारी
व्यंजन माला का गठन करते हैं। अब व्यंजन के भेदों के बारे में देखते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन क्या है वो देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान को छूकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी कि जब हम बोलते हैं तो मुंह से निकलने वाली हवा जो है उच्चारण के स्थान को छूकर निकलती है। क, आप क बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से हवा बाहर निकलेगी और आपके ऊपर मुंह के ऊपरी हिस्से को तालू को टच करते हुए बाहर आएगी। च, तो इन सबको जब हम 25 आप देख रहे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो है, इन सब में से जब आप इन सब शब्दों का उच्चारण करेंगे, इन सब वर्णों का उच्चारण करेंगे जब, तो आपको बोलते वक्त एक एहसास होगा कि आपके मुंह से हवा बाहर निकल रही है और वो उच्चारण के स्थान को स्पर्श मतलब होता है टच करना, टच करते हुए बाहर आती है। इसीलिए इन सब व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका प्रथम वर्ण के आधार पर जाना जाता है। इनका नाम जो है वो प्रथम वर्ण के आधार पर, जैसे कि ट वर्ग, त है तो त वर्ग एट्सेट्रा। अंत व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच का सा होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ का मतलब होता है बीच का, मिडिल वन। तो ये जो व्यंजन आप देख रहे हैं 4, ये बोलते वक्त इनको मतलब ना ही ये इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, यानी कि किसी भी भाग को ये जीभ हमारी स्पर्श नहीं करती जब हम इन चारों को बोलते हैं, तो यानी कि जीभ हमारी बीच में रहती है, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। आप देखिए, आप बोल के देखिए मुझसे, य, र, ल, व। तो जब हम सबको बोलते हैं तो हमारे जो जीभ है वो बीच में रहती है, ना ऊपर टच होती है ना नीचे टच होती है, तो इसीलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है, यानी कि बीच का। ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने के कारण गर्मी पैदा होती है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, हीट। तो ऊष्मा यानी कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से हवा जब निकलती है तो रगड़ लगती है और रगड़ने के कारण गर्मी पैदा होती है। आप बोल के देखिए, श, तो काफ़ी सारी हवा बाहर निकलती है। स, ह, तो हवा बाहर निकलने के कारण गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उच्चारण के स्थान पर सभी व्यंजन मुख के विभिन्न भागों से निकलते हैं, इसलिए व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। अब व्यंजन जो है वो अलग अलग जगह से निकलते हैं, इसलिए उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है इस आधार पर। जैसे कि गले से निकलने वाले जो होते हैं उनको क वर्ग कहते हैं। कंठ, तालव्य जो है तालु से, च वर्ग और य, श, ये जो है ये तालव्य में आते हैं, तालु वर्ग में। मूर्धन्य, वर्तस्य एट्सेट्रा, ये सब जो हैं, आप यहाँ पर जो ये नाम जो लिखे गए हैं इस बॉक्स के अंदर, इन सब नामों का आप यहाँ देख सकते हैं। नासिका है, ओष्ठ्य है, दंत्य है, दंतोष्ठ्य है, ये सब जो हैं ये नाम लिखे गए हैं। तो ये सब आप यहाँ से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा है। उसके बाद इस पार्ट से कौन सा वर्ग बोला जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग एट्सेट्रा, ये सब आपको यहाँ से पता लग जाएगा। श्वास, प्राण की मात्रा के आधार पर। अब दूसरा इसको बांटा जाता है श्वास के आधार पर। श्वास की मात्रा के अनुसार व्यंजनों के अल्प प्राण और महाप्राण दो भेद हैं, यानी कि सांस के आधार पर इसको दो भागों में बांटा, अल्प प्राण और महाप्राण। सांस का मतलब होता है प्राण, तो श्वास को हिंदी में प्राण भी कहते हैं हम लोग, प्राण को श्वास भी कहा जाता है, इसीलिए इसको अल्प प्राण और महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग होती है, यानी कि जहाँ पर कम वायु का प्रयोग होता है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, और जिनमें श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण ये दोनों आप यहाँ से समझ चुके होंगे। अल्प प्राण मतलब जिनमें मात्रा कम लगती है वायु की मात्रा, हवा की मात्रा, और जिनमें ज़्यादा लगती है उसे महाप्राण कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन और ढ, श, स, ह महाप्राण है, जैसे क वर्ग दूसरा, ख और चौथा घ। यानी कि आप कोई भी जो वर्ग लेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग एट्सेट्रा, उसमें हर दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे कि क, ख, ग की बात करें तो उसमें दूसरा क के बाद ख आता है और चौथा घ आता है, तो ये सब जो है महाप्राण कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय वायु की मात्रा अधिक हमारे मुंह से निकलती है।
संयुक्त व्यंजन की बात करें, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का परस्पर संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन विभिन्न रूप में प्रयोग होता है, जैसे अब जब दो या दो से ज़्यादा व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब होता है कंबाइंड, जॉइंट। अब जॉइंट में भी देखिए आप डिटेल बताई गई है। संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग, जैसे क्ष जो है इसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया है, पक्षी, क्षमा, अक्षर एट्सेट्रा, नेत्र, क्षत्रिय, मित्र। तो यहाँ पर त्र जो है उसको हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, इन सबको ऐसे भी प्रयोग किया जाता है संयुक्त व्यंजनों को। दूसरा होता है दावित्व व्यंजन। एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्ववित्व व्यंजन कहते हैं, यानी कि एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन, अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मेल होता है जब, जैसे कि आप देखिए प्रसन्न, यहाँ पर न जो है वो 2 बार आ गया है, यहाँ पर त 2 बार है, द 2 बार, ज 2 बार और स 2 बार, तो इसको कहा जाता है दावित्व व्यंजन। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सिमिलर थे, देखिए न 2 बार आए, स 2 बार आए, इसको दावित्व कहते हैं। लेकिन जब वो अलग अलग हों और मिल जाएं, द और य, द, जैसे कि विद्यालय, बुद्धि, तो द और ध दोनों मिल गए हैं तो उस अपने ही तरह, यानी कि ये देखिए द और ध में काफ़ी मेल खाता है, द और ध, और द और य, विद्या, दया। तो ये जो मेल खाने जैसे एकदम हमको काफ़ी एक जैसे लगेंगे। आगे यहाँ पर वर्ण विच्छेद। कमल को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आपकी बुक के अंदर ये दिखा है क, फिर अ इसलिए लिखा है क्योंकि अ का साउंड आता है, क, फिर म, अ, म, ल, ल, कमल। तो इस तरीके से ये सब जो है ये आपके वर्ण विच्छेद बताएंगे किस प्रकार से इसको अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे प्रकाश लिखा जाता है, जैसे प, फिर र, अ, तो बन गया प्र, क, आश, काश, प्रकाश, श के बाद अ आएगा, श, प्रकाश। तो इनको कहा जाता है संधि विच्छेद। तो विच्छेद कैसे किया जाता है, आपको वर्ण विच्छेद, वर्णों को जो है किस प्रकार से अलग अलग, क्योंकि उसमें अ का साउंड, ई का साउंड वगैरह तो आता ही है, इसलिए हम उसके लिए मात्राओं के लिए अ, आ, ई लगाते हैं। और जो शब्द हैं उनको बोलते वक्त भी, व्यंजनों को बोलते वक्त भी उनके हाथ अ को लगाया जाता है। जैसे कि रोटी देखिए आप कैसे लिखा गया है, र और ओ बन गया रो, ट और ई, टी, रोटी। तो इस प्रकार से आप जो है सारे अपने व्यंजन हैं उनको आप विच्छेद भी उनका कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर वर्ण विचार। सर समझ